हेलो स्टूडेंट्स। आज मेरा कुछ टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आपसे। और डिस्कशन इस तरीके से कि आज हमारी एक मीटिंग हुई सीसीबीडी हेड के साथ और ये मीटिंग करीब 1 घंटे चली। इस 1 घंटे की मीटिंग में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो मैंने यहां पे लिखा है, हाउ टू गेट जॉब ड्यूरिंग दिस टफ टाइम ऑफ कोविड-19 एंड दिस इज द बिगेस्ट फैक्ट। तो वो जो डिस्कशन करीब 1 घंटे का हुआ उसमें कई ऐसे पहलू पे नजर डाली गई और कई ऐसी बातों को बताया गया जिसको आपको ध्यान देना है, बिकॉज आपको अब प्लेसमेंट की बारी आ रही है और ये वो समय है जो शायद फेवरेबल नहीं है पूरी दुनिया के लिए। तो इस समय इस टफ टाइम में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है हमें जॉब के लिए, सिर्फ इस चीज का डिस्कशन 1-1.5 घंटे से ज्यादा हुआ और हमें बहुत सारी चीजें बताई गई जो हमें आपसे करवानी है। सबसे पहली चीज जो सबसे मेन मुद्दा यह था कि अब जो शायद रिक्रूटमेंट होगा उसमें कुछ इस तरीके से चीजें आएंगी कि कंपनी आपसे या कॉलेज से या कॉलेज हेड से उन लोगों के नाम मांगेगी जो किसी स्पेसिफिक डोमेन में अच्छे होंगे। गेटिंग और नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपनी शायद उन लोगों के नाम मांगेगी जो एक स्पेसिफिक डोमेन में अच्छे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एक मॉब क्रिएट करना नहीं चाहेगी, ठीक है, वो ऐसा नहीं चाहेगी कि 1000 बंदा आके बैठ जाए, तो वो कंपनी उस लोगों को भी मांगेगी जो एक स्पेसिफिक डोमेन में अच्छे। अब स्पेसिफिक डोमेन में अच्छा होने का मतलब क्या है, वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हो सकता है कि अब जो आपका इंटरव्यू हो वो फेस टू फेस ना हो, कि ऑनलाइन हो, स्काइप के थ्रू हो, उस चीज के लिए हमें कैसे तैयार होना है, वही चीजों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला जब बात होती है स्पेसिफिक डोमेन की, तो हम एज अ स्टूडेंट अपने आप को क्या समझते हैं? क्या हमने एमसीए कोर्स या बीटेक कोर्स करके सिर्फ हमने किताबों को पढ़ा है, या हमने किसी पर्टिकुलर डोमेन पे या किसी प्रोजेक्ट पे एक्चुअल में काम किया है? अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक डोमेन की, तो देयर आर एन नंबर ऑफ डोमेन्स। इफ आई टॉक अबाउट डोमेन्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ डोमेन्स। इट कुड बी कोडिंग, इफ सपोज आई एम नॉट गुड इन कोडिंग, whether I'm good in database. If I'm not in good in database, whether I'm good in testing. If not in testing, then whether I'm good in networking. Or it could be data science or machine learning, or the simplest one, digital marketing. Now it's a topic of discussion. यही मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखो सर, अगर अभी तक अपने आप को आपने इनमें से किसी भी लायक नहीं समझा, अगर आप सोच रहे हैं कि यार घर पे बैठे हैं आराम से, यार ठीक है, सब कुछ ठीक है, यार किताबें पढ़ तो नहीं, सब्जेक्ट पढ़ तो लिया, तो सर आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैम आप भी बहुत गलत कर रहे हो। हाँ, आपसे बात कर रहा हूं। बिकॉज क्योंकि अब जब रिज्यूमे होंगे वो रिज्यूमे स्पेसिफिक डोमेन्स के होंगे, क्लियर? और कंपनी, अब आप सोचो, एक कंपनी के पास रिज्यूमे जाएगा, अब वो कंपनी उस रिज्यूम को सेलेक्ट करेगी, उस रिज्यूमे को सेलेक्ट करेगी जिसमें उसको डोमेन मिल रहा है, ठीक है। अगर उसका डोमेन है तब तो वो सिलेक्ट करेगी, नहीं तो वो आपको रिज्यूमे से ही रिजेक्ट कर देगी। आप कितनी भी नॉलेज रखते हो, जब आपके रिज्यूमे में वो चीज मेंशन ही नहीं है जिस डोमेन के लिए कंपनी आपको चाह रही है, तो फिर आप तो फेल हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको अपना रिज्यूमे जो होगा, आप उस रिज्यूमे या वीसी जिसे बोलते हैं, वीसी बोलते हैं, सीवी, जो सीवी है उसको इस तरीके से मेंटेन करना है आपको रिज्यूमे को कि आपको एक पर्टिकुलर डोमेन को या किसी प्रोजेक्ट को हाईलाइट करना है, कि आपने उस पर्टिकुलर एरिया में काम क्या किया है, आपको क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें। इफ आई टॉक अबाउट डेटाबेस, तो डेटाबेस में आपने क्या काम किया है और आपको डेटाबेस में क्या क्या आता है, क्लियर? आपने कहां तक काम किया, किस लेवल तक का काम आपने डेटाबेस में किया हुआ, क्लियर? और कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में इट कुड बी एनीथिंग। आप किस कोडिंग में अच्छे हैं, किस लैंग्वेज में अच्छे हैं, उसके बारे में आपको बताना होगा। और किस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, टेस्टिंग में अच्छे हैं तो किस में अच्छे हैं, ऑटोमेशन है, या आप जानते हैं सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग। बाकी नेटवर्किंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जो आज सबका सबसे बूम टॉपिक है, ठीक है, डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग। इफ इन केस अभी भी आपने ऐसी कोई भी चीज
के बारे में नहीं सोचा है, तो इस समय कोविड-19 के टाइम पे अगर आप सर्च मारो तो देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज विच आर गोइंग ऑन मार्केट में, डेटा साइंस के ऊपर और पाइथन के ऊपर, और बहुत एन नंबर ऑफ कोर्सेज चल रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन एटलीस्ट वन कोर्स सो दैट यू कैन स्ट्रॉन्ग योर रिज्यूमे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया तो समझ में आया पहला ही पायदान जो था आपका वो फिल्टर हो गया, आपके रिज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं हुआ। तो यार जब रिज्यूमे ही नहीं सिलेक्ट हुआ तो मेरा आगे बात बढ़ेगी कहां। अब आता है सेकंड बात, अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया, ठीक है, देन कम्स सेकंड पॉइंट कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उस ऑनलाइन टेस्ट को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, उसमें क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, अपने सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखने हैं। और जैसा मैंने बताया है कि कॉलेज के अंदर बहुत ही अच्छा आपका चलता है एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड की क्लासेस और फंटास्टिक क्लासेस आपकी इंग्लिश की चलती है, आपकी कॉम स्किल्स की चलती है, पीडीपी क्लासेस जो चलती हैं वो उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए आपको तैयार रहना है। ईश्वर ने किया, भगवान ने किया, आपका वो पायदान भी सेलेक्ट हो गया, रिज्यूमे भी सेलेक्ट, आपने फर्स्ट राउंड निकाला। एक चीज और मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा था, शायद अब मैं कुछ दिन बाद स्टार्टिंग शायद 18 तारीख से या 19 तारीख से मैं एज अ ट्रेनर, कॉलेज में एक टीम सेलेक्ट हुई है, उसमें सौभाग्य से मेरा भी नाम है, तो मैं एज अ ट्रेनर आ रहा हूं कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर। तो पहला जो सब्जेक्ट मुझे असाइन है वो है डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर। तो डेटा स्ट्रक्चर के हर वो पहलू पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ना रह जाए जिसका जवाब या वो क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाओ। तो फिर मैं आपसे बात कहता हूं कि आप इस वीडियो के बाद मेरे को व्हाट्सएप कर देना या पर्सनल कमेंट करना कि आपको किन किन टॉपिक्स पे डेटा स्ट्रक्चर पे दिक्कत है। होपफुली टीचर्स ने जो भी आपको पढ़ाया है डेटा स्ट्रक्चर और सब बहुत ही शानदार फैकल्टीज हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इफ इन केस अगर आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हो जो आपको लगता है कि आपको पढ़ना है, तो आप मुझसे डिस्कस करना। मैं वो सारे क्वेश्चन जो कंपनी से रिलेटेड, किस किस कंपनी में किस किस साल में क्वेश्चन आए हुए हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके ऊपर मैं पूरे लेक्चर्स लेके आने वाला हूं और होपफुली वो बहुत जल्दी लाने वाला हूं। जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन था मेरा कि अब जब अगर आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू आपका जो होगा वो होगा स्काइप के थ्रू ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस तरीके से, कोई बंदा आपके फोन पे है और आपको फोन पे फेस तो आपका वो देख नहीं रहा, आपके एक्सप्रेशन तो देख नहीं रहा, आपकी आवाज अब आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाली है कि आप किस तरीके से अपनी आवाज और अपने आंसर से उस बंदे को इंप्रेस करोगे। नाउ कम्स द क्वेश्चन, अब मैं आपको एज अ इंटरव्यूअर और स्टूडेंट दोनों बन के दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं इंटरव्यूअर हूं और मैंने आपसे बोला कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। पहला ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत सोच समझ के जवाब देना है। आपने जवाब दिया सर डीबीएमएस। अच्छा डीबीएमएस, वेरी गुड, ओके। तो डीबीएमएस में जरा ये बताओ कि सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है इस समय डेटाबेस में, कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ओरेकल का। ट्रिकी क्वेश्चन, तैयार रहना पड़ेगा आपको। सबसे लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है दैट इज 19C। इससे पहले क्या था 18C, उससे पहले क्या था 12C, उससे पहले क्या था 11G, उससे पहले क्या था 10G, उसके पहले क्या था आईज, ठीक है, आईज वाले थे। अच्छा अब आती है बात, अब आपसे जैसे ही आपने उसको लेटेस्ट वर्जन, सपोज करो आपने उसको लेटेस्ट वर्जन बताया 19C, तो जैसे ही आपने 19C बोला ना, दूसरा क्वेश्चन तुरंत उठ जाएगा, इसमें सी का क्या मतलब है, व्हाट इज सी। तो हियर सी इज क्लाउड, हियर सी इज cloud because we are in a world where we are living in a cloud। सारा डेटा हमारा क्लाउड में है, ठीक है। तो दिस C represent the cloud। और अगर आपसे उसने पूछ लिया what do you mean by then G, और ये उससे पहले वाले वर्जन कौन से थे वो भी आपको पता होना चाहिए। और फिर अगर आपने बोला 11G, तो G का क्या मतलब है, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन फिर होगा। तो G का मतलब होता है ग्रिड होता है। इसके ऊपर आप डिटेल्ड अगर आप पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा, तो डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा, क्लियर। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन, तुरंत जब दूसरा क्वेश्चन आएगा, ओके चलो कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तुरंत ट्रिकी क्वेश्चन बन गया। जैसे आपने टॉपिक बोला, आपने बोला सर नॉर्मलाइजेशन मेरे को अच्छा लगता है, ओके दैट्स गुड, वेरी गुड यार, नॉर्मलाइजेशन इज वेरी गुड टॉपिक। नाउ टेल मी समथिंग अबाउट नॉर्मलाइजेशन। सो हाउ यू आर गोइंग टू गिव द आंसर। सर नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग रिलेशनल स्कीमा in terms of its functional dependency and key
in order to achieve the desired objective, and the objective is to reduce redundancy and to reduce anomalies. सर किसी भी टेबल की redundancy और anomaly के reduce करने के प्रोसेस को ही सब normalization बोलते हैं. बाइलिंगुअल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप इंग्लिश में ही पूरा बोले, अगर आप हिंदी में कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप इंग्लिश में ही बात करें. देन कम्स सेकंड क्वेश्चन. अब आपसे सेकंड पूछेगा क्वेश्चन. ओके, तो कितने नॉर्मल फॉर्म्स पढ़े आपने सर? फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसी एनएफ, देन फोर्थ एनएफ एंड फिफ्थ एनएफ. ओके, फर्स्ट एनएफ, व्हाट इज फर्स्ट एनएफ? अब आपको फर्स्ट एनएफ समझाना है, तो बहुत बेहतर होगा अगर आपके पास कॉपी है. अगर आपके पास कॉपी या पेपर है और आपने फर्स्ट एनएफ को पेपर में समझाया, तो आप ये सोचो आपके कॉन्फिडेंस लेवल दुगना हो जाएगा और उसका इमेज आपके लिए दुगनी हो जाएगी. आप तुरंत आपने कॉपी उठाई. सर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म स्टेट्स दैट डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक. किसी भी एट्रीब्यूट का डोमेन, एट्रीब्यूट माने सर कॉलम, किसी भी कॉलम का जो डोमेन है वो एटॉमिक होना चाहिए. दिस मींस सर कि सपोज करिए सर एक टेबल है मेरे पास, एम्प्लॉय आई, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट लोकेशन. तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही डोमेन में एक से ज्यादा वैल्यू आ जाए. नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, ऐसा नहीं होना चाहिए. हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए. मतलब सर इट सेज दैट इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट. सर वो मल्टी वैल्यूड को सपोर्ट नहीं करता और कंपोजिट को सपोर्ट नहीं करता. ओके, वेरी गुड. ओके, डू यू हैव एन आइडिया ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म? यस सर. सर सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी. फंस गया, तुरंत फंस गए. जैसे आपने बोला फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, फटाक से आपसे दूसरा क्वेश्चन यही होगा, अच्छा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी? तो अब आपको किस तरीके से फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी समझाना, ये देखो. फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी समझाने के लिए आप तुरंत आपने एक एग्जांपल उठाया. सर should I show you the example? हाँ, why not? Okay, sir, employee ID and then project number determines hours. That is, hours is dependent on both of them. अगर मैं सर एक एम्प्लॉय हूं और मैं एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली काम कर रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और हर प्रोजेक्ट का कॉस्ट अलग होता है. एक प्रोजेक्ट जो एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं बना रहा हूँ, उसका पर आवर का कॉस्ट अलग होगा मेरी सैलरी का. और अगर एक मैं प्रोजेक्ट एक नॉर्मल किसी फार्मेसी का बना रहा हूँ, एक नॉर्मल किसी केमिस्ट का बना रहा हूँ, तो उसका पर आवर कॉस्ट अलग होगा. तो अगर अब मैं अपने ओनर से पैसा मांगूंगा और मैं बोलूंगा मुझे पैसा दो, तो उसका मेरे से दो क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा एम्प्लॉय है. तो सबसे पहले बोलेगा भाई अपना एम्प्लॉय आईडी बताओ, क्लियर, और किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तुम. प्रोजेक्ट में तो तुम कई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, किस प्रोजेक्ट की बात करो. इन दैट केस यू कैन डिटरमाइन आवर्स. तो आवर्स इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑफ देम. अगर इसमें से अब मैं एक भी निकालूं तो फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करनी चाहिए. इसी तरीके की फंक्शनल डिपेंडेंसी को फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं. और सर डेफिनेशन ये कि अगर x से y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है और अगर x में से मैं कुछ भी एट्रीब्यूट निकालूं तो फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करनी चाहिए. इसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं. और अगर निकालने के बाद भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है तो सर वो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है. वेरी गुड आंसर आएगा, जवाब वहां से आएगा. वेरी गुड, क्लियर. अब वो शायद आगे आपसे पूछेगा, आपको यहीं पे फटाक से आगे बढ़ जाएगा. अच्छा, दैट्स गुड. अच्छा, डू यू हैव एन आइडिया ऑफ कीज? यस सर. हाउ मेनी कीज यू डू नो? सर प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, सुपर की. अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट कैंडिडेट की. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंडिडेट की. अब आती है बात कैंडिडेट की. अब आप कैंडिडेट की कैसे समझाने वाले हो? सर कैंडिडेट की इज मिनिमल सुपर की. सर कैंडिडेट की मिनिमल सुपर की होती है. तुरंत क्वेश्चन उठेगा सुपर की क्या होती है? सर सुपर की इज अ की या सेट ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाई टपल ऑफ अ टेबल. एक टेबल है, उसके अंदर सर अगर मान लीजिए 4 कॉलम है, ए बी सी डी. अगर ए से हम सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो ए बी सुपर की है और ए बी दो, और सुपर सेट ऑफ सुपर की इज आल्सो सुपर की. तो अगर ए बी से भी हम सारे डिटरमाइन कर रहे हैं तो ए बी एक सुपर की है, ए बी सी भी एक सुपर की है और ए बी सी डी भी एक सुपर की है. तो सुपर की कैन हैव ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल. A super key can have all the attribute of a table. Then what is candidate key? Candidate key is minimal super key. Minimal super key is what? Sir, minimal super key is what? This is जो आपको समझाना है. सर अगर A, B, C एक कैंडिडेट की है, अगर एक कैंडिडेट की है तो ये मिनिमल सुपर की है. इसका मतलब यह है कि अगर अब इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट, इसके प्रॉपर सबसेट क्या हो सकते हैं? ए बी, ए सी और ए बी, ए सी, ए बी सी. अब इनमें से कोई भी जो इसका प्रॉपर सबसेट है वो सुपर की नहीं होना चाहिए. तो कैंडिडेट की भी एक सुपर की है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए. ऐसी की को क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की. और कैंडिडेट की सबसे स्मॉलेस्ट डेफिनेशन इज
नॉमिनी ऑफ प्राइमरी की, व्हाट आर कैंडिडेट की। मोबाइल नंबर भी कैंडिडेट की है और प्राइमरी की बन सकता है, आधार नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है, और रोल नंबर भी बन सकता है। तो ये सारे के सारे उम्मीदवार है, कैंडिडेट माने उम्मीद, क्लियर गेटिंग। तो इस तरीके से आपने जवाब दिया। चलो अब वो सेकंड मान लो डेटा स्ट्रक्चर पे जंप कर गया, ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर पे उसने फटाक से आपसे पूछा कितने तरीके के, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर इज मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ डेटा। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा अब आती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यू नो, दैट इज वेरी फंटास्टिक। दैट इज देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर, क्लियर। अभी अब आपसे अगर वो जंप कर गया किसी भी एक फैक्टर पे, क्लियर, लीनियर पे बहुत सारे आएंगे, आपका स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और आपका एरे, और यहां पे नॉन लीनियर पे अब आपका आ जाएगा ट्री और ग्राफ। तो इस तरीके से आपको हर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तैयार रहना है, हर उस पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए तैयार रहना है। सपोज करो अभी मैं आपको बता रहा हूं, मेरे से आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बता देता हूं। आईआईटी दिल्ली में मैं गया था तो मुझसे क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीएलबी। कैन यू इमेजिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीएलबी। आप सोच पा रहे हो, टीएलबी, मैं पूछ रहा हूं टीएलबी, टीएलबी याद आया आपको। तो आपको हर चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। टीएलबी क्या है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है। टीएलबी इज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। क्यों लगाते हैं सर, जब हम पेजिंग करते हैं ना, तो पेजिंग करते समय हमें मेमोरी को कितनी बार एक्सेस करना पड़ता है, 2 बार, 2 टाइम्स। क्यों मेमोरी को 2 टाइम्स एक्सेस करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि एक बार पेज टेबल को एक्सेस करते हैं और एक बार पेज टेबल को एक्सेस करते हैं और एक बार फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करते हैं। तो इस समय हमें मेमोरी को 2 टाइम्स क्या करना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था, जिससे हमारा सर्च टाइम बढ़ जाता था। इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए एक हमने बफर लगाया जिसका नाम क्या है, टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी साइड। तो अगेन आई एम सेइंग यू शुड बी रेडी फॉर योर फंडामेंटल्स, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्लियर, और आपको लगा कि यार नहीं ये हाँ क्वेश्चन समझ, तो मैं एक सीरीज आपके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा, एक सीरीज बनाऊंगा सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चन की। डेटाबेस, तो डेटाबेस में एन नंबर ऑफ, चाहे वो एसक्यूएल के क्वेश्चन हो, ट्रिगर, कर्सर, प्रोसीजर्स, और आपका हाउ टू कैलकुलेट सेकंड हाईएस्ट सैलरी, इन सब के ऊपर किस तरीके से आपको जवाब देना है, किस तरीके से कैसे काम करना है। डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप जवाब ना दे पाए, जहां तक मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। डीबीएमएस में कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप जवाब ना दे पाए। इस तरीके से एन नंबर ऑफ सीरीज की मैं एक वीडियोस सोच रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं। अगर आपके कमेंट्स आते हैं पॉजिटिव तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके की एक सीरीज बनाऊं ताकि आपके प्लेसमेंट में और आपकी स्पीकिंग स्किल्स में आपको मदद मिले। ऐसे एन नंबर ऑफ वीडियोस हैं मेरे सारे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, और सारे वीडियोस हैं मेरे एसक्यूएल के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं वो सीरीज बनाने वाला हूं जो सीरीज सिर्फ इंटरव्यूज के रिलेटेड होगी, जिसमें आप हर क्वेश्चन का जवाब कितनी खूबसूरती से देंगे। एक एक क्वेश्चन की मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और वहां पे लिस्ट कर करके मैं सारे क्वेश्चन का बोलते हुए जवाब दूंगा कि उस क्वेश्चन को जवाब कैसे देना है। लेकिन सिर्फ शर्त यही होगी, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी और आपको लगता है कि हाँ आपको प्लेसमेंट के लिए मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। प्लीज मार्क माई वर्ड, गेट रेडी फॉर दिस, get ready to handle this. This is going to destroy everything, but we are going to destroy it. एक शेर सुनाता हूं लास्ट में खड़े इसके ऊपर, एक तेरी रह गुजर ही नहीं, एक तेरी रह गुजर ही नहीं, जिंदगी के निशान और भी हैं। एक तेरी रह गुजर ही नहीं, जिंदगी के निशान और भी है, तूने साथ छोड़ दिया तो क्या आसमां और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।